गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। मजबूत ऊर्जा क्षेत्र को बताया राष्ट्र की प्रगति का शुभ संकेत। अगले 5 से 6 वर्षों में करीब 67 अरब डॉलर निवेश की जताई उम्मीद। कहा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वैश्विक विकास की दिशा भी निर्धारित कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री ने गोवा को 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की दी सौगात। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में सैचुरेशन को बताया सच्ची धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। कहा, यही सैचुरेशन गोवा और देश को मोदी की गारंटी। चुनाव आयोग से एनसीपी शरद पवार गुट को बड़ा झटका। अजीत पवार का खेमा ही होगा असली एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी अजीत खेमे को मिलेगा। सभी शीर्ष परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने से संबंधित विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। नए बिल में परीक्षा लीक में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने और 10 साल तक की सजा के प्रावधान। जम्मू कश्मीर में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल भी लोकसभा से मंजूर। संविधान के अनुच्छेद 44 को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी कानून लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा उत्तराखंड। शादी और तलाक जैसे कई कानूनों में होगा बदलाव। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रदर्शन से पहले बीजेपी का करारा प्रहार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सब समझते हुए भी राज्य में गंदी राजनीति खेल रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। उत्तर दक्षिण विभाजन के मुद्दे को उछालने के लिए भी कांग्रेस पर साधा निशाना। ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली में सियासत गरमाई। बीजेपी में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के आरोपों को बताया पूरी तरह से निराधार। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की पूरी व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डाल दिया। बख्शे नहीं जाएंगे भ्रष्टाचारी। भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी कुल सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बेहतर निगरानी के लिए बनेगा पेट्रोल ट्रैक। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 23 जारी। देश में श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी। नए रोजगार के सृजन से बेरोजगारी दर में भी लगातार कमी की गई दर्ज। भारत ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में बनाया स्थान। रोमांचक सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। सचिन दास और कप्तान उदय सहारन ने खेली मैच जिताऊ पारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। शरद पवार गुट को निर्वाचन आयोग से बड़ा झटका लगा है। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाकर उसे ही असली एनसीपी बताया। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार के पास रहेगा। इसके बाद से अजीत पवार के गुट के लोगों में जश्न का माहौल है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस फैसले का स्वागत किया है और वहीं एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनका गुट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मंगलवार शाम चुनाव आयोग से आई खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। देश के पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी के संस्थापक रहे शरद पवार को चुनाव आयोग से तगड़ा झटका लगा। चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। अजीत पवार खेमे को ही पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मिला है। 6 महीने से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार के पास रहेगा। फैसले के बाद मुंबई में एनसीपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल था।
अजित पवार खेमे के नेताओं ने जमकर खुशी मनाई। पार्टी ने आयोग के फैसले का स्वागत किया और इसे बड़ी जीत करार दिया। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है, एक पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं, केवल वोटर की बात नहीं है। तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि अजीत गुट को तमाम सबूतों के आधार पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माना गया है। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार 40 विधायकों के साथ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने एनसीपी पर दावा ठोका था। फिर चुनाव आयोग में सुनवाई हुई थी। आयोग ने पार्टी के संविधान और बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया है। आयोग का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपना फैसला सुनाना है। फैसले के बाद पवार खेमे में निराशा फैल गई है। पार्टी ने कहा है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हम तो कोर्ट जाएंगे, हमारा पूरा विश्वास है। हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, उनका कहना है कि इलेक्टेड मेंबर्स एमएलए का स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकता, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। गौरतलब है कि कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। 24 साल पुरानी पार्टी में कई नेता बीच में छोड़कर गए और आए, लेकिन शरद पवार को सबसे बड़ी बगावत का सामना पिछले साल करना पड़ा था, जब भतीजे अजित पवार बीजेपी और शिवसेना शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि शरद पवार गुट को नया नाम और चुनाव चिन्ह 7 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक अलॉट किया जाएगा। इसके लिए पवार गुट से 3 नाम और 3 चुनाव चिन्ह मांगे गए हैं। ऐसा नहीं करने पर आयोग अपनी तरफ से नाम और चुनाव चिन्ह देगा। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी कुल सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा के साथ साथ एक पेट्रोल ट्रैक भी बनाया जाएगा। कुल सीमा में से मणिपुर के मोहरे में 10 किलोमीटर के हिस्से में बाड़ लगाई जा चुकी है। हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से बाड़ लगाने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में से प्रत्येक में 1 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस पर काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। इस रिपोर्ट में इस बार श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी देखी गई है। तो वहीं नए रोजगार के सृजन से बेरोजगारी दर में भी लगातार कमी देखी गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में समय समय पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान लगाती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के आंकड़े शामिल होते हैं। कथित संसाधनों के वितरण के मुद्दे को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भाजपा ने मंगलवार को निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष अनुदान की सिफारिश नहीं की है। बीजेपी ने उत्तर दक्षिण विभाजन के मुद्दे को उछालने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया मंच
एक्स पर विस्तार से बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है। उनका यह बयान कथित संसाधन वितरण मुद्दे को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रदर्शन से पहले आया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 13 बार राज्य का बजट पेश कर चुके सीएम सिद्धरामैया समझते होंगे कि सार्वजनिक वित्त कैसे काम करता है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष अनुदान की सिफारिश नहीं की। ऐसे में अनुशंसा स्वीकार नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल की तुलना में कर्नाटक को केंद्र की सहायता अनुदान में भी 243% की वृद्धि हुई है, जिसमें एनडीए के 9 वर्षों में 2.08 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2020-21 से कर्नाटक को पूंजीगत व्यय योजनाओं में सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 6,279.94 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी 18,005 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये सब समझते हैं, लेकिन वो अभी भी राज्य में गंदी राजनीति खेल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक के लिए केंद्र की घोषणा के मुताबिक फंड नहीं मिला है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। Whatever has been promised to the Karnataka, whatever the budget has been announced to Karnataka, we have not got the funds as per this one. भारत सरकार कभी किसी स्टेट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता नहीं है। फाइनेंस कमीशन जो कहता है भारत सरकार को वही करना है, और एक भी पैसा हम किसी स्टेट्स को डिस्क्रिमिनेट करके नहीं रोकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने भारतीयों को बांटने वाली राजनीति पर कड़े शब्दों में हमला बोला था। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवाओं में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण के मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क अवरुद्ध करने के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य कांग्रेस नेताओं पर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीएम सिद्धरामैया, राज्य कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सीएम सिद्धरामैया को 6 मार्च, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को 7 मार्च, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी आरएस सुरजेवाला को 11 मार्च और भारी उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ये लोगों का प्रतिनिधि होने के कारण सड़क अवरुद्ध करने का कार्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जिस मामले में सख्त रुख अपनाया है वो अप्रैल 2022 से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने सभी नेताओं को अगली सुनवाई पर पेश होने को भी कहा है। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर शहर के अस्पतालों की दयनीय स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उधर भाजपा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बढ़ती जा रही बदहाली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लिखा दिल्ली सीएम केजरीवाल को लेटर। जी हां, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अस्पतालों की खराब हालत की बात कहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तहत अस्पतालों की दयनीय स्थिति के संबंध में अपनी गहरी निराशा और चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। भले ही इसके विपरीत बड़े बड़े दावे आप और आपके मंत्रियों द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं। हाल की मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की निराशाजनक स्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई तीखी टिप्पणियों को उजागर किया गया है। अस्पतालों की बदहाली और बढ़ती जा रही है।
सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की हकदार है जो अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देती है, न कि प्रणालीगत शिथिलता और उपेक्षा से ग्रस्त है, जैसा कि अब मामला है। इसके साथ ही भाजपा ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पे अरविंद केजरीवाल सरकार बहुत लापरवाही बरत रही है। कल हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि 3 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 6 सीटी स्कैन मशीन काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि संवेदनहीन हो चुके हैं मुख्यमंत्री। हम कोविड में देख चुके हैं कि कोरोना में दिल्ली सरकार ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से लगातार दवाइयाँ नकली, मोहल्ला क्लिनिक नकली, लैब रिपोर्ट्स नकली और अब जो एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया गया दिल्ली सरकार द्वारा वो भी नकली है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शर्मसार करने का काम किया, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर शासक ठीक हो तो नीचे के अधिकारी ठीक होते हैं। अपनी जिम्मेदारी, जब क्रेडिट लेना हो तो मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन अगर आपकी विफलता है तो आप अधिकारियों पर दोष डालेंगे, ये ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 3 फरवरी को लिखे अपने पत्र में उपराज्यपाल सक्सेना ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सक्सेना को पत्र की प्राप्ति की सूचना देने के लिए पत्र लिखा। अपने पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य और वित्त सचिवों को जल्द से जल्द बदलने की मांग करते हुए दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दयनीय स्थिति की बात से अपना पल्ला झाड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आम आदमी पार्टी नेताओं के ठिकानों पर ईडी के छापेमारी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दूरदर्शन संवाददाता नीरज सिंह के साथ खास बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी करप्शन में डूबी हुई है। दिल्ली का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां इन्होंने करप्शन न किया हो। मनोज तिवारी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, शराब घोटाला और अब जल बोर्ड घोटाले के तहत ईडी कार्रवाई करिए, क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता चाहती है कि हम जिनको चुने थे हमारी घर में नल से जल दे दें, ऐसी आम आदमी पार्टी को उसकी जगह वो झुग्गियों का भी फंड घोटाले में गबन कर गई। जो चाहते थे जल बोर्ड अच्छा काम करे, वो जल बोर्ड 1.5 लाख करोड़ के घाटे में आने के बाद और अब उसमें भी घोटाला नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो बदले की तहत कार्रवाई की जा रही है, उनका किसी भी तरह से इसमें संलिप्तता नहीं है। ये लोग कोई आज की कार्रवाई तो है नहीं, ये तो 2 साल से उनके मंत्री जेल में हैं और कोर्ट बेल नहीं दे रही है। कोर्ट तो बीजेपी नहीं है, कोर्ट तो सरकार नहीं है। कह रहे हैं कि केवल विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी की कार्रवाई हो रही है और सत्ता पक्ष पर ईडी की कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, इनको शायद पता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनको 80 करोड़ रुपए का टैक्स ऊपर नीचे था, उसको देना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति, एक पार्टी और व्यक्ति को देख के नहीं कार्रवाई करती है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी। ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर करप्शन के कई सारे आरोप हैं और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उन्हीं आरोपों के तहत चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि करप्शन कोई भी करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उसको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। The India energy story is actually very much a part of the global story. Why do I say that? Apart from consuming 5 million barrels of crude oil in a day, which our refineries are processing to produce energy products, Prime Minister also spoke about today our energy refining capacity going up from 254 million metric tons per annum to 450. We are actually carrying out energy transition, and that is borne out by our biofuel story. We've gone from 1.5%, as the Honorable Prime Minister said in 2014 or thereabouts, to about 12% blending we are doing. और केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में पहली बार डीपीटी हैंडबुक और ब्रिक आरसीबी पीएचडी बायो साइंसेज कार्यक्रम शुरू किया है। विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश एस गोखले ने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए शोध व अनुसंधान के अपार अवसर हैं। इस पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर राजेश एस गोखले से।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजधानी नई दिल्ली में डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक पीएचडी कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विभाग के सचिव राजेश गोखले। ये जो आपने जो इनिशिएट लिया है, मंत्री भी इसमें आए, इसका क्या मुख्य मकसद है? ये बायो डिज़ाइन एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जहाँ पे मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स और जो इनोवेटर्स हैं उनको किस तरह से कंबाइन करके इनोवेशन, मेडटेक इनोवेशंस किया जाए। और ये मेडटेक इनोवेशंस इतनी सारी ज़रूरत है हमारे देश में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जहाँ के हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं और जो निर्यात करने से हमारी चीज़ें का लॉस होता है, तो ये हम अपने इनोवेशंस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कैसे कर सकते हैं। और ये हमारा 2008 से प्रोग्राम चल रहा है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, पहले जो इनिशिएट हुआ था वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और IIT के साथ हुआ था। जो पीएचडी कार्यक्रम है सर, ये क्या है और इसकी डिजाइन किस तरह है और इसका क्या भविष्य में स्वरूप देखेंगे? जो पीएचडी आज तक, जैसे अभी तक पीएचडी प्रोग्राम जो होते हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल की थीसिस एक्टिविटी होती है। अब इससे क्या हो गया कि इस तरह से हमारा वातावरण बन गया है कि ऐसा लगता है कि एक ही बंदा सिर्फ कार्य करे तो सफलता की तरफ उद्देश्य हो जाता है। पर अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना हो और उनको अटैक करके अच्छी तरह से करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए आपको इकट्ठे होके, एकत्रित होके प्रॉब्लम्स को अटैक करना पड़ेगा। तो ये जो एक कार्यक्रम है पीएचडी का प्रोग्राम, वो I3C के तहत हमारा उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट बहुत पहले से ही इस चीज़ को ज्ञातित हो जाए कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप इकट्ठे मिल के एक थीसिस बनाएं, अलग अलग पीएचडी प्रोग्राम्स करें, अलग अलग चीज़ें संभावित हो सकती हैं इसमें। CSIR की तर्ज पे 1 लैब 1 वीक के तहत यहाँ भी 1 इंस्टीट्यूट 1 मंथ का कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे जो तकनीकी है वो दूसरे संस्थानों में हस्तांतरण हो और ज्ञान का आदान प्रदान होने से राष्ट्र के विकास में गति मिले। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? CSIR ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया 1 वीक 1 लैब, और उनके 37 लेबॉर्ट्रीज थे। तो ये वहाँ से हमारा भी यही एक आइडिया है कि किस तरह हम 1 मंथ 1 इंस्टीट्यूट को हाईलाइट करते रहे। तो ये एक तरह से तरीका है कि किस तरह सब लोग इकट्ठे जुड़ के एक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम के थ्रू अलग अलग चीज़ें SNT के इसमें कर सकते हैं। तो ये तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले, जिनका मानना है कि डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक पीएचडी कार्यक्रम की लॉन्चिंग से एको जहां जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय में हो रहे कामों की जानकारी देश और दुनिया को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मंत्री की पहल से शुरू किए जा रहे 1 मंथ 1 इंस्टीट्यूट कार्यक्रम के जरिए तकनीकी हस्तांतरण में अन्य सहयोग और संस्थानों के समावेशन होने से, तकनीकी का आपस में आदान प्रदान होने से ज्ञान का भी विस्तार होगा। मेरे सगी कैमरामैन विशु बंधु और श्रीनिवास के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और सरकार ने मंगलवार को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारत चावल लॉन्च कर दिया है। सरकार की ओर से ये कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत चावल लॉन्च किया। सरकार को उम्मीद है कि भारत आटा की तरह भारत राइस की भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। भारत आटा, भारत दाल के बाद अब बारी है भारत ब्रांड के चावल की। घरेलू और वैश्विक बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने भारत ब्रांड के तहत खुले बाजार में चावल की बिक्री की योजना का शुभारंभ कर दिया है। आम नागरिकों को NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार की सभी दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारत ब्रांड का चावल 29 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध रहेगा। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो देश भर में खुदरा में, रिटेल में उपलब्ध कराया जाएगा। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 100 राशन की गाड़ियों के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। देश में ऐसी 8000 से 9000 गाड़ियों को आम लोगों तक भारत ब्रांड के चावल को पहुंचाने के लिए चलाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पहली बार कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए बजट में घोषित प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसानों और गरीबों का जीवन संवारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने खुद अपने UPI से पेमेंट कर भारत ब्रांड के चावल की खरीदारी की और 5 लोगों को अपनी तरफ से उपहार के तौर पर चावल वितरित किए। सरकार का कहना है कि अब सभी स्टॉकिस्ट को हर हफ्ते शुक्रवार को अपने गोदाम में चावल की पोजीशंस का खुलासा सरकारी पोर्टल पर करना जरूरी होगा, जिससे किसी भी तरह की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।
आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 वर्षों के लिए 2028 तक सुनिश्चित कर दी गई है। देश की 5.25 लाख सस्ते राशन की दुकानों पर गरीबों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त में चावल गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार पहले ही सरकारी गल्ले की दुकानों को आधार कार्ड और राशन कार्ड से जोड़ चुकी है, जिससे इस योजना के तहत होने वाले भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सका है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मकसद नवोदय विद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग मुहैया कराना है। देश के 638 जिलों में स्थित करीब 650 नवोदय विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फायदा मिलेगा। देश भर के नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग मुहैया कराने के मकसद से विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से नवोदय विद्यालय के छात्र उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। ये जो आज आपने मॉडल को अपनाया है, एमओयू किया है, दिस माइट बी वन ऑफ योर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये आने वाले दिनों में निश्चित रूप में एक अफर्मेटिव एक्शन की, सही सीएसआर की एक बड़ा मॉडल बनने वाला है। आज उसकी हम श्रीगणेश कर रहे हैं। 70 स्टूडेंट्स को, नवोदय के स्टूडेंट्स को जो इस प्रकार की प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उनको आप जैसे महानुभावों की मदद से 5 करोड़ रुपया की फुल स्टडी पीरियड की स्कॉलरशिप की आज आपने जिम्मेवारी लिया। देश भर में स्थित करीब 650 नवोदय विद्यालयों के 34,000 छात्र हर साल विद्यांजलि स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग हासिल कर सकेंगे। एमबीबीएस में सिलेक्शन तो हो गया, बट आगे में बुक्स फिर बाकी जो भी है, तो एमबीबीएस में बहुत खर्चा होता है। तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड अदर स्टूडेंट्स लाइक मी विच आर फ्रॉम रूरल एरियाज और लाइक, सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर स्पेशल नवोदय स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे हैं नवोदय विद्यालय से, काफ़ी बच्चे हैं जिनको ये मतलब पढ़ने के लिए ज़रूरत है, तो उन्हीं के लिए मतलब एक प्रेरणा है जो भी दिया है उन्होंने, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर साल नियरली 2 मिलियन स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं 12th क्लास, बट उसमें से सिर्फ 100,000 200,000 स्टूडेंट्स ही हायर एजुकेशन में या फिर अब्रॉड जा पाते हैं। उनको ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गौरतलब है कि नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 90% छात्र ग्रामीण परिवेश से होते हैं और करीब 85% छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर मुहैया कराने के मकसद से कॉरपोरेट सेक्टर के सहयोग से विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप उच्च शिक्षा को समावेशी बनाने में ये कार्यक्रम मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का उद्घाटन आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस मौके पर नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू भी मौजूद थे। बिम्स्टेक देशों के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। पहली बार आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान किया। दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री के साथ नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि दुनिया के 25% आबादी वाले बिम्स्टेक क्षेत्र के युवा इस चैंपियनशिप के जरिए सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जुड़ेंगे। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत आज भारत में हुई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काठमांडू में बिम्स्टेक की समिट के दौरान इसकी प्रस्तावना की थी कि ये पूरा रीजन एक साथ प्रगति और विकास करे। ये सोच लेके प्रधानमंत्री जी चले हैं, दोस्ती बढ़े, मित्रता बढ़े। मुझे लगता है बहुत अच्छा अवसर है युवाओं को एक दूसरे को जानने का, परंपराओं को, एक दूसरे के कल्चर को जानने का और खेलों में भी और अवसर मिलने का। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू ने बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सदस्य देशों के लिए अहम हैं। इस तरह का प्रोग्राम कंटिन्यू होना चाहिए
कंटिन्यू होने से जो संबंध भी और प्रगाढ़ बन जाएगा। मैं इसको समर्थन करता हूँ और खिलाड़ी को जिन वृत्ति विकास के लिए और खेल का प्रवर्धन के लिए ऐसा कार्यक्रम को कंटिन्यू होने से मतलब भारत सरकार को तरफ से ये बिमस्टेक या चैंपियनशिप को शुरुआत हुआ है, ये मैं सराहना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे प्रतिभागी भी बेहद उत्साहित नजर आए। इंटरनेशनल करियर के लिए तो बहुत अच्छा ही रहेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ के आगे बहुत अच्छी मिल सकती हैं और इंडिया में पहली बार हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। इंडियन स्विमर्स के लिए बूस्टअप है कि इसके बाद इंटरनेशनल और हों। हम लास्ट थोड़े दिनों से टेपर कर रहे हैं, ये अच्छा कंपटीशन है हमारे लिए क्योंकि एक्सपोजर मिलता है, दूसरों कंट्रीज़ के साथ स्विम करेंगे तो फन भी होगा। This is a good opportunity, this competition to Indian team and well prepared water polo teams, girls and boys. So we are doing my best and all team best. We've been preparing for this for quite a while now. We've been excited because this is the first time this event is being held and yeah, we're looking pretty forward to it. पहली बार आयोजित हो रहे बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप में सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के करीब 400 से अधिक खिलाड़ी एक्वेटिक चैंपियनशिप में पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप सदस्य देशों के बीच खेल भावना को बढ़ाने का एक अहम कदम है। इस मंच पर 7 सदस्य देशों के खिलाड़ी प्रतियोगिता करते नजर आएंगे। वहीं खिलाड़ियों को इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी प्राप्त होगा, जो इन्हें आगामी मुकाबलों में एक बेहतरीन मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारत के दौरे पर आए फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रोफेसर बिमान प्रसाद अयोध्या जाकर नवनिर्मित राम मंदिर में पूजा करने वाले पहले विदेशी नेता बन जाएंगे। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को किया गया था। नई दिल्ली में डीडी न्यूज़ के एंकर रमेश रामचंद्रन के साथ विशेष साक्षात्कार में फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रोफेसर बिमान प्रसाद ने कहा कि इस ऐतिहासिक घटना ने उनके पूर्वजों के देश में भारत के साथ पहचान की भावना जगाई है और उन्होंने कहा कि भगवान राम और रामायण उन हिंदुओं का अभिन्न अंग है जो 19वीं सदी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में दक्षिणी प्रशांत द्वीप देश फिजी में आए थे। In Fiji in particular, Ramayana, Gita have always been part of the Hindus' existence and their identity. So when one talks about Ayodhya, it immediately invokes the great feeling, the recital of the epic Ramayana, where Lord Ram returns to Ayodhya. And Diwali is a national holiday in Fiji, celebrated to mark the return of Lord Ram to Ayodhya, after 14 years of exile. So it does invoke a lot of yearning, emotion, and the feeling of connectivity and identity with India. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ता भारत, सशक्त